फिल्म एक शांत सड़क पर खुलती है जहां दो स्कूल बसें साथ साथ चलती हैं। अंदर का माहौल खुशनुमा है। यात्रियों में अधिकांश युवा छात्राएं हैं जो अपनी कक्षाओं में जा रही हैं। उनमें से मित्सुको नाम की एक लड़की है जो एक शांत और विचारशील छात्रा है जो अपने दोस्त की बकबक में शामिल होने के बजाय अपनी नोटबुक में लिखने में अपना समय बिताती है। उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं, पूछते हैं कि वह हमेशा क्यों लिखती है और इस पल का आनंद क्यों नहीं लेती। उनमें से एक उसकी नोटबुक को चंचलता से छीन लेता है और जैसे ही मित्सुको अपनी गिरी हुई कलम उठाने के लिए नीचे झुकता है, कुछ अकल्पनीय होता है। कहीं से भी हवा का एक तेज झोंका दोनों बसों को काट देता है, उन्हें काट देता है और अंदर के सभी लोग आधे में हो जाते हैं। बसों के अलग होने से दृश्य भयानक हो जाता है। मित्सुको अभी भी नीचे झुका हुआ है, केवल इसलिए जीवित रहता है क्योंकि वह उस सटीक सेकंड में झुक गई थी। हैरान और कांपती हुई वह मलबे से बाहर निकलती है, यह महसूस करते हुए कि वह अकेली जीवित है। रहस्यमय शक्ति हवा ही उसका पीछा करना जारी रखती है। भयभीत होकर मित्सुको भागना शुरू कर देता है। रास्ते में वह कुछ अन्य लड़कियों से मिलती है और उन्हें बतख करने की चेतावनी देती है, लेकिन वही अदृश्य गस प्रतिक्रिया करने से पहले उन्हें अलग कर देता है। मित्सुको एक लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह उत्तरजीवी भी मर जाता है जब हवा वहां से गुजर रहे साइकिल चालकों के एक समूह पर हमला करती है। पैटर्न स्पष्ट है, यह हवा जो भी है, यह अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर रही है। आखिरकार मित्सुको एक नदी पर पहुंचता है। वहां वह पानी में तैरते हुए अनगिनत शवों को खोजती है जो उसी अदृश्य शक्ति के शिकार हैं। भयभीत होकर वह खुद को छिपाने के लिए उनकी वर्दी में से एक में बदल जाती है और चलती रहती है। जल्द ही वह एक और लड़की के स्कूल में पहुंचती है जो छात्रों से भरी होती है, जो उससे अलग वर्दी पहने हुए होती है। उलझन में मित्सुको सोचता है कि वह कहाँ है। एक लड़की उसके पास गर्मजोशी से आती है। यह स्पष्ट रूप से मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मित्सुको उसे नहीं पहचानता। भटके हुए और आघातग्रस्त वह अब यह नहीं बता सकती कि वास्तविक क्या है। उसका दोस्त उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मित्सुको डर को दूर नहीं कर सकता। जैसे ही एक और तेज हवा चलती है, मित्सुको स्कूल की इमारत के अंदर दौड़ता है। उसका दोस्त उसका पीछा करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। मित्सुको उसे उस घातक झोंके के बारे में बताता है जिसने बस में सभी को मार डाला। उसका दोस्त घबराकर हंसता है, मित्सुको को एक खिड़की की ओर खींचता है और उसे बाहर की कोमल हवा का एहसास कराता है। देखना, वह कहती हैं, यह सिर्फ हवा है। एक पल के लिए मित्सुको राहत महसूस करता है, यह विश्वास करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना हो सकता है। बाद में उसके दोस्त और दो अन्य सहपाठी चुपके से बाहर निकलने और मनोरंजन के लिए कक्षा को बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जा सकें, शिक्षक उन्हें पकड़ लेता है, लड़कियों को भागने के लिए मजबूर करता है। वे एक झील के पास पहुंचते हैं जहां वे मित्सुको के अजीब अनुभव पर चर्चा करते हैं। एक लड़की अनुमान लगाती है कि शायद मित्सुको की दुनिया एक दर्पण वास्तविकता है, एक विपरीत आयाम जहां अलग अलग नियम लागू होते हैं। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए वह पानी में एक पत्थर फेंकती है, यह कहते हुए कि शायद दूसरी दुनिया में उसने इसे बिल्कुल भी नहीं फेंका। कुछ क्षण बाद एक मगरमच्छ झील से छलांग लगाता है और उनमें से एक को खा जाता है। अन्य लोग सदमे में घूरते हैं, यह महसूस करते हुए कि विचित्र अलौकिक नियम वास्तव में खेल रहे हैं। पास में उन्हें झील के किनारे बेतरतीब ढंग से रखा गया एक बिस्तर मिलता है। घबराकर हंसते हुए वे उसके तकिए से खेलने लगते हैं। दूर से दो लड़कियां उन्हें देखती हैं, उनमें से एक दुल्हन के रूप में तैयार है। हमें पता चला है कि इन दोनों ने हाल ही में एक दूसरे से शादी की है। अपने आसपास की दुनिया को धता बताते हुए दुल्हन बताती है कि उनका भाग्य पहले से लिखा हो सकता है, लेकिन असंभव को करके वे इसे बदल सकते हैं। बातचीत मित्सुको और उसके दोस्तों को प्रेरित करती है जो अगली कक्षा के लिए स्कूल लौटते हैं। कक्षा के अंदर मित्सुको ने फर्श पर एक तकिया देखा। जैसे ही वह उसे लेने के लिए नीचे झुकती है, शिक्षक अचानक बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। अराजकता फैल जाती है। मित्सुको बतख फिर से संयोग से बच जाता है, जबकि अन्य सभी छात्र तुरंत मारे जाते हैं। शिक्षक ने मित्सुको पर कक्षा को बंद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, यह घोषणा करते हुए कि उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। इससे पहले कि वह फिर से गोली मार पाती, दो लड़कियां दौड़ती हैं और मित्सुको को भागने में मदद करती हैं। वे गलियारों से भागते हैं, लेकिन एक और शिक्षक प्रकट होता है और बचाव दल को गोली मार देता है। मित्सुको शेष बचे लोगों के साथ भाग जाता है क्योंकि स्कूल भर के शिक्षक छात्रों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। जब मित्सुको और कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं तो घातक हवा भीड़ को चीरते हुए वापस आ जाती है। एक बार फिर मित्सुको एकमात्र जीवित बचा है। वह मदद के लिए बेताब होकर एक पुलिस स्टेशन में भागती है। एक महिला अधिकारी धैर्यपूर्वक सुनती है, लेकिन फिर बताती है कि मित्सुको ने स्कूल की वर्दी नहीं पहनी। उलझन में मित्सुको एक दर्पण में देखता है और देखता है कि उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसके आसपास के सभी लोग अब उसे एक अलग नाम से बुलाते हैं। अधिकारी उसे बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे समारोह में ले जाता है। लोग उसे बधाई देते हैं क्योंकि उसे एक चर्च में ले जाया जाता है। मित्सुको अपने सबसे अच्छे दोस्त को फिर से देखकर दंग रह जाती है, जो अब शादी के हिस्से के रूप में अभिनय कर रही है। मित्सुको पूछता है कि क्या हो रहा है और उसका दोस्त फुसफुसाता है कि उन्हें किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और मित्सुको को ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा वह कहती है। मित्सुको ने शादी का गाउन पहना हुआ है और गलियारे से नीचे चल रहा है। मेहमान उसका क्रूरता से मजाक उड़ाते हैं। क्रोधित होकर उसका सबसे अच्छा दोस्त उन पर हमला करता है, हॉल में सभी को मार डालता है।
मित्सुको वेदी के पास पहुंचता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि दूल्हे के बजाय एक ताबूत उसका इंतजार कर रहा है। जब यह खुलता है तो एक विशाल सुअर के सिर वाला प्राणी रेंगता है। भयभीत मित्सुको एक टूटी हुई बोतल पकड़ती है और अपने दोस्त के साथ चर्च से भागने से पहले उसे बार बार छुरा घूमती है। बाहर वे अधिक पीछा करने वालों से लड़ते हैं और भाग जाते हैं। मित्सुको तब तक दौड़ती रहती है जब तक उसे दूसरा दर्पण नहीं मिल जाता, और एक बार फिर उसकी पहचान बदल जाती है। अब वह एक मैराथन दौड़ का हिस्सा है। अन्य धावक उसका उत्साहवर्धन करते हैं, उसे बताते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है और उसे दौड़ते रहने का आग्रह करते हैं। जैसे ही वह दौड़ती है, मित्सुको को ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का एक अजीब उछाल महसूस होता है। वह अपने मृत दोस्तों के दर्शन देखती है, उसे किनारे से देखती है, फिर सुअर प्राणी और चर्च की वही महिलाएं उसका पीछा करते हुए आगे दिखाई देती हैं। कई धावक मित्सुको को इस दुनिया को छोड़ने के लिए चिल्लाते हैं और वह पहले से कहीं अधिक कठिन दौड़ती है। आखिरकार वह एक अंधेरे सुनसान इलाके में पहुंचती है जहां उसका सामना वर्दी में छात्रों के एक समूह से होता है। वे उसे बताते हैं कि वे पहले ही मर चुके हैं और उसे भी मारने की धमकी देते हैं। लेकिन मित्सुको का सबसे अच्छा दोस्त एक बार फिर प्रकट होता है, शत्रुतापूर्ण छात्र को मार देता है और मित्सुको को भागने के लिए कहता है। वह मित्सुको से जोर से अपना नाम पुकारने का आग्रह करती है। जैसे ही मित्सुको बार बार अपना नाम चिल्लाती है, उसका असली स्व जागृत होता है। फिर उसका दोस्त उसे उसके शरीर से जुड़ा एक तार दिखाता है और मित्सुको से उसे बाहर निकालने के लिए विनती करता है ताकि वह इस दुनिया से बच सके। मित्सुको झिझकती है, इस डर से कि यह उसके दोस्त को मार डालेगा, लेकिन कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह आखिरकार तार खींच लेती है। तुरंत उसके दोस्त का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है। उस पल में एक द्वार दिखाई देता है। मित्सुको इसके माध्यम से चलता है और खुद को पुरुषों से भरे एक अजीब भविष्य के शहर में पाता है। उनकी तस्वीर के पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं। एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम अभी भविष्य में। मित्सुको बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक बूढ़े आदमी को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है। स्क्रीन पर मित्सुको खुद को एक डिजिटल चरित्र के रूप में पहचानती है। वह आदमी स्वीकार करता है कि उसने खेल बनाया है और वह उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। उनका कहना है कि मित्सुको और अन्य लड़कियां एक बार असली थीं, लेकिन उन्होंने मरने के बाद उनके डीएनए का उपयोग करके उनका पुनर्निर्माण किया। भयभीत मित्सुको को पता चलता है कि उसका पूरा अस्तित्व एक अनुकरण के अलावा और कुछ नहीं। अपने दोस्त के शब्दों को याद करते हुए कि असंभव काम करने से वह मुक्त हो सकती है, मित्सुको वापस लड़ने का फैसला करता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह खेल का अंतिम स्तर है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ती है, एक छोटा आदमी उसे आगे की ओर इशारा करते हुए प्रकट होता है। आज्ञा मानने के बजाय मित्सुको बूढ़े आदमी की बेंत पकड़ लेता है और खुद को उसके साथ छुरा घोंप देता है, चिल्लाता है, हमारे जीवन के साथ खेलना बंद करो। उसकी अचानक हरकत से सिस्टम टूट जाता है। बूढ़ा दंग रह जाता है। मित्सुको का बलिदान उसके भाग्य को पूरी तरह से बदल देता है। हालांकि वह खेल के अंदर मर जाती है, लेकिन वह खुद को और दूसरों को इसके नियंत्रण से मुक्त कर देती है। समापन दृश्यों में हम मित्सुको को बर्फीले परिदृश्य में शांति से लेटे हुए देखते हैं। अंत में अपनी वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। कथन का निष्कर्ष है कि मित्सुको की पसंद ने पीड़ा के अंतहीन चक्र को समाप्त कर दिया। अन्य पात्र भी अपनी कृत्रिम वास्तविकता से मुक्ति पाते हैं और इसके साथ ही यह मन झुकाने वाली, वास्तविकता को घुमाने वाली कहानी समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह स्पष्टीकरण पसंद आया है और आप इस तरह की और फिल्म ब्रेकडाउन चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करना सुनिश्चित करें।